हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब केस में क्या हुआ कि 2017 में दीपक यादव के खिलाफ एक एफआईआर फाइल की गई थी, जिसमें बहुत संगीन चार्जेस को अलेज किया गया। रॉबरी, हाउस ट्रेसपास, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, अब्यूज, थ्रेट, SC/ST चार्जेस, मतलब काफी एक सीरियस सेट ऑफ एलिगेशंस दीपक यादव के खिलाफ था। पुलिस ने एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की, चार्जशीट फाइल की, लेकिन चार्जशीट में पुलिस ने रॉबरी के चार्ज को ऐड नहीं किया। कंप्लेनेंट इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि रॉबरी के चार्ज को ऐड किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया तो कंप्लेनेंट हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में इनकी बात को मान लिया गया और उनसे कहा ठीक है, अगर आपके पास विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स हैं, एविडेंसेस हैं, तो ट्रायल कोर्ट में आप उन्हें पेश करके चार्ज को ऐड करवा सकते हैं। शी वेंट बैक टू द ट्रायल कोर्ट यही कहते हुए कि भाई चार्ज को ऐड कीजिए। ट्रायल कोर्ट ने फिर से मना कर दिया, वो फिर से हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मैटर रिमांड किया, कहा कि आप कंसिडर तो कीजिए, कम से कम लेट द कंप्लेनेंट से व्हाट शी हैज टू से। थर्ड राउंड में फाइनली ट्रायल कोर्ट मान जाता है, कहता है ठीक है, हम चार्ज को ऐड कर देंगे। इस बात पे दीपक यादव जी ने शोर मचा दिया और उन्होंने इसको हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने प्ली को डिसमिस कर दिया एंड दीपक यादव वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। वहां पे ये मामला आगे सुना गया। अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वहां पे आते हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकता है? विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के एफिडेविट्स को फाइल किया गया था, ठीक है, उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया। केस डायरी में उन विटनेसेस का कोई जिक्र नहीं था। 161 CRPC में उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इट वाज जस्ट दोज एफिडेविट्स जो कि कंप्लेनेंट ने फाइल किए, जिसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया रॉबरी के चार्ज का। तो सवाल यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकता है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को क्लैरिफाई किया। ट्रायल कोर्ट को क्या करना था? एक इंडिपेंडेंट सेटिस्फैक्शन फॉर्म करना है। कोर्ट को कॉग्निजेंस के लिए इंडिपेंडेंटली असेस करना पड़ता है चार्जेस को, जिन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद मटेरियल कलेक्ट किया जाता है। मतलब बेसिकली चार्ज पे कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रायल कोर्ट का एक अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि हाँ, चार्ज एक्चुअली सेटिस्फाई हो रहा है और इसके सेटिस्फैक्शन को सब्सटैंशिएट करता हुआ इनफ मटेरियल भी है जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोक्योर किया गया है। एग्जामिन कंप्लीट केस डायरी, पूरी पुलिस केस डायरी को एग्जामिन कीजिए। 172 CRPC में विटनेस के स्टेटमेंट्स जो 161 में रिकॉर्ड होते हैं उनको एग्जामिन कीजिए। जो मटेरियल सप्रेस कर दिया गया, इनिशियली फॉरवर्ड नहीं किया गया लेकिन बाद में उसे फॉरवर्ड किया गया, ऐड किया गया, जो भी कुछ है उसको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कोई चार्ज मिस हो गया, एविडेंस है लेकिन मेंशन नहीं किया गया है उस चार्ज को चार्ज शीट में, या फिर कुछ है ऐसा मटेरियल जो कि या तो सप्रेस्ड है या फिर एविडेंट है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट द चार्ज डज नॉट appear in the charge sheet, then you order the police to conduct a fresh investigation। ठीक है, आप पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से करने के लिए कीजिए, कहिए। विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करने के लिए कहिए। विटनेसेस के स्टेटमेंट अगर मिस हो गए हैं तो एफिडेविट्स कंप्लेनेंट फर्निश करेगा, वो पुलिस को फॉरवर्ड होंगे, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, 6 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट फाइल करेगी, उसके बाद चार्ज ऐड हो सकता है और उसके बाद ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। वी आर टॉकिंग somebody's life, we are talking about somebody's liberty. It cannot be seized just on the basis of affidavits, which is not even considered as a basis of taking cognizance। affidavits के बेसिस पे cognizance नहीं लिया जा सकता। affidavit CRPC की प्रोसीजरल स्कीम का हिस्सा नहीं है। ये जजमेंट क्या रीइंफोर्स करता है कि कॉग्निजेंस मैकेनिकल नहीं हो सकता, प्राइवेट बेसिस एफिडेविट्स के बेसिस पे नहीं लिया जा सकता। प्रोसिक्यूशन को पूरा 161 CRPC की जो स्टेटमेंट्स है उसे फर्निश करना होगा जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए, ताकि वो जुडिशरी को ये सेटिस्फैक्शन दे सके कि हाँ, ये चार्जेस है, इनको बेस करता हुआ इनफ फाउंडेशन है, आप कॉग्निजेंस लीजिए, ट्रायल कीजिए।
Trial court must ensure fairness through proper investigation procedures. Addition of charges requires independent judicial satisfaction based on investigation record. Officers वरना पर्सनली लाइबल हो जाएंगे अगर उन्होंने एविडेंस को सप्रेस करने की कोशिश की है। अब कॉग्निजेंस होता क्या है? देखिए, कॉग्निजेंस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कॉग्निजेंस बेसिकली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का या प्रोसीजर का, जो ये डिटरमाइन करता है कि जुडिशियल अथॉरिटी ने जैसे ही जुडिशियल नोटिस लिया एक एलिजिड ऑफेंस का, उसको एक्नॉलेज किया, उसका इंफॉर्मेशन उनके पास आता है और उस इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज करके वो मानते हैं कि हाँ वाकई कुछ हुआ है जिसपे फर्दर प्रोसीडिंग्स की जरूरत है, ये होता है कॉग्निजेंस। This is cognizance, right? This legal framework establishes crucial threshold that must be crossed before any proceedings can be initiated. Understanding this concept is essential for practitioners of criminal law as it serves the foundation upon which the entire criminal justice process is built. कॉग्निजेंस लेने का और इससे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स दैट पिवटल मोमेंट जहां पे जज ट्रांजिशन करता है फ्रॉम बीइंग अनअवेयर ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड टू समथिंग दैट ही इज एक्टिवली कंसिडरिंग, दैट ही इज एक्टिवली टेकिंग जुडिशियल नोटिस ऑफ एंड कंसिडरिंग फर्दर प्रोसीडिंग्स। ये होता है कॉग्निजेंस। इट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिक्योरिंग जस्टिस, टू एक्नॉलेज दैट समथिंग बैड हैज हैपेंड इन द सोसाइटी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। इन्वेस्टिगेशन उस मशीनरी को मोशन में सेट कर देता है, लेकिन उस मशीनरी से कोई प्रॉपर रिजल्ट आएगा, न्याय मिलेगा, दोषी को सजा मिलेंगी, ये कॉग्निजेंस से ही डिसाइड होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कॉग्निजेंस के इलैबोरेट किए गए थे 1910 में एम्परर वर्सेस सौरेंद्र मोहन चक्रवर्ती में, जहां पे डिटरमाइन किया गया कि टेकिंग कॉग्निजेंस डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्मल एक्शन, ये कोई डेक्लेरेशन या कोई ढोल नगाड़ों से अनाउंस करने वाली बात नहीं है। इट इज इंडीड एन एक्शन ऑफ अ काइंड, लेकिन ये तब हो जाता है जैसे ही मैजिस्ट्रेट अपना दिमाग अप्लाई करके ऑफेंस के कमीशन को सस्पेक्ट करता है और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। ये कॉग्निजेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं, मेंटल एप्लीकेशन है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मैंडेटरी है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क 210 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है 190 ऑफ सीआरपीसी, जो कि डील्स विद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या है ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इंपॉर्टेंट है, मैं भी पढ़ देती हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सेक्शन 2 may take cognizance of any offense। कब कर सकता है वो? Upon receiving a complaint of facts which constitute such offense, किसी भी कंप्लेंट के रिसीवल पे कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पे, या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे जो किसी व्यक्ति ने, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, फर्निश की है अपनी नॉलेज के बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे, दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। CGM may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try। ठीक है, तो ये अच्छा केस है, कॉग्निजेंस के ऊपर है और इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, बट इट इज स्टिल समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर रिपोजिटरी सो एज टू यूज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, अगले केस पे चलते हैं। गौतम धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस फंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पारसी पंचायत बॉम्बे। अब इस केस में क्या हुआ कि पारसी पंचायत ट्रस्ट है ना, उन्होंने गौतम धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अगेंस्ट एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया। अब गौतम धाम के जो लॉयर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने वकालतनामा फाइल कर दिया। वकालतनामा बेसिकली इज अ डिक्लेरेशन जहां पे लॉयर बताता है कि इस पार्टी को कोर्ट में लीगली मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आई एम गोइंग टू बी देयर लीगल काउंसिल, आई शैल बी रिप्रेजेंटिंग देयर ग्रीवेंसेस और देयर डिफेंस व्हाटएवर इट इज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये वकालतनामा है। अच्छा, वकालतनामा 11 जून 2021 को फाइल हो गया, ठीक, लेकिन ऑफिशियल रिट जो समन्स थे along with the plain copy that was served on in 2023 मार्च 2023, 2 साल बाद, वकालतनामा फर्निश होने के 2 साल बाद समन सर्व हुए। समन्स आपको पता ही होगा, इट्स अ नोटिस व्हिच टेल्स द
डिफेंडेंट्स ऑफ द केस दैट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम, है ना, कि आपके खिलाफ क्या केस इंस्टीट्यूट किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, ये सब कुछ समन्स बताते हैं। और समन्स के बाद ही फिर रिटन रिप्लाई फाइल किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट द समन इज टेलिंग देम। ठीक, अब देखो 11 जून 2021 को वकालतनामा फाइल किया जाता है। 8 मार्च 2023 को समन्स प्लस प्लेंट डिफेंडेंट्स को सर्व किए जाते हैं। अब डेडलाइन जो थी रिटन रिप्लाई फाइल करने की वो 30 डेज की होती है। 30 डेज में रिटन रिप्लाई फाइल नहीं हो पाया। रिटन रिप्लाई वाज फाइल्ड ऑन 21 जून, 75 डेज के बाद रिटन रिप्लाई फाइल हुआ। अब यही प्रॉब्लम थी, डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया कि ऑफिस एडवोकेट के ऑफिस में समन सर्व हुए थे, तो ऑफिस क्लर्क ने समन रिसीव तो कर लिए, लेकिन वो मेन लॉयर को इन्फॉर्म करना भूल गया। अब ऑफिस बियरर जो है वो सोसाइटी के वो ऑनररी मेंबर्स हैं, वो किसी दे वर्क प्रो बोनो, दे डोंट हैव अ प्रॉपर सेटअप जहां पे उन्हें पे किया जा रहा है, जो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है बहुत सारी चीजों को। नहीं, वो प्रो बोनो सोसाइटी के ऑर्डर को और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके इश्यूज को, ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली एड्रेस करने का एक मैकेनिज्म है जो कुछ अच्छे भले लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो दे आर जस्ट ऑनररी मेंबर्स, नॉट फुल टाइम प्रोफेशनल्स। तो भाई समन आया है, उसका जवाब देना है, समन आ गया होगा, जवाब देना होगा, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता होंगी। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला, हालांकि वैसे ही उन्होंने अपने लॉयर को एकदम से इत्तला किया कि अरे भाई रिटन रिप्लाई फाइल करो, समन सर्व किए जा चुके हैं, वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड दिस एंड दैट। और उन्होंने इमीडिएटली रिटन रिप्लाई फाइल कर दिया बहुत अच्छे से, मतलब जैसे भी उन्हें करना था, और साथ में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल की। ठीक है, कि 75 डेज का डिले हो चुका है, कोर्ट से कहा गया कि आप हमारे इस डिले को कंडोन कीजिए एंड प्रोसीड विद द रिटन स्टेटमेंट, अलाउ अस टू फाइल आवर रिटन रिप्लाई। अब यही सवाल है कि भाई जब डिले को कंडोन करता है कोर्ट, तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। दिस इज व्हाट दिस केस इज अबाउट एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कोर्ट ने होल्ड किया कि ऑर्डर 8 रूल 1 CPC डिफेंडेंट्स को इनेबल करता है कि वो अपने डिफेंस को टू प्रेजेंट डिफेंस टू द केस मेड इन द प्लेंट व्हिच रिक्वायर्स एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ द प्लेंट कॉपी, एक्चुअल रिसीट ऑफ द प्लेंट कॉपी। मतलब रिटन रिप्लाई को प्लेंट कॉपी के फर्निश होने के बाद प्रेजेंट किया जाता है। लिमिटेशन अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिट ऑफ समन्स। कब शुरू होती है? जिस दिन समन सर्व होते हैं उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड लागू होना शुरू हो जाता है। अगर डिले हो गया है तो आप डिले का रीजन बताइए। अगर डिले से सफिशिएंट रीजन या सफिशिएंट कॉज समझ आता है तो आपकी डिले को माफ कर दिया जाएगा और आपके रिटन स्टेटमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रीजन साइट किए गए वो कोर्ट को सफिशिएंट लगे, क्योंकि सोसाइटी जो है वो ऑनररी मेंबर्स रन करते हैं। लिटिगेंट्स को इसीलिए सफर नहीं करवाया जा सकता क्योंकि एडवोकेट के ऑफिस से गलती हो गई। अगर आप देखें इस केस के फैक्ट्स को समझे तो जो भी डिले था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु वाज द एक्चुअल डिफेंडेंट्स इन द केस, बट बिकॉज ऑफ द एडवोकेट्स एरर, या फिर एडवोकेट के ऑफिस के एरर की वजह से ये डिले हुआ। एक्चुअल डिफेंडेंट्स की कोई इसमें गलती नहीं थी। तो ऑफिस बियरर्स ने तो विजिलेंस दिखाया ही, एडवोकेट को कांटेक्ट किया, इमीडिएट स्टेप्स लिए जैसे ही लैप्स डिस्कवर किया। अब यहाँ पे अगर हम माने कि चलो एडवोकेट ने या डिफेंडेंट ने जानबूझ के डिले कर दिया तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? भाई ये तो चीज उनके प्रेजुडिस में ही कॉन्स्टिट्यूट होगी। द फैक्ट दैट दे वर लेट इन filing the written reply does not present them in a good light, it shows badly on them। और इसीलिए अगर हम ये मान के चलें कि उन्होंने जानबूझ के किया तो जानबूझ के वो अपनी ही सिचुएशन को वीकन क्यों करेंगे, अपने ही डिफेंस को वीकन और सस्पिशियस क्यों करेंगे? तो सोचने वाली बात है, ये वाकई एक गलती है और इस गलती को माफ किया जा सकता है। डिफेंडेंट नंबर 1 हैज नॉट गेन्ड एनीथिंग बाय द डिले। फाइनल डिसीजन यही आया, कोर्ट को सेटिस्फैक्शन हो गया कि भाई एप्लीकेंट ने डिले को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वाकई और जो एडवोकेट के ऑफिस
उसकी क्लर्क की गलती थी, डिफेंडेंट्स की कोई गलती नहीं। इंटरिम एप्लीकेशन अलाउ किया गया, रजिस्ट्री को कहा गया कि रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे ले लिया जाए। ऑर्डर 8 क्या है? ऑर्डर 8 टॉक्स अबाउट रिटन स्टेटमेंट्स। रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 डील्स विथ रिटन स्टेटमेंट, जो कि स्टेट करता है कि डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंड। 30 दिन के अंदर अंदर जब सर्विस हुई है समन्स की, वो अपने रिटन रिप्लाई को सबमिट करेगा। प्रोवाइडेड, जहां पे अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में, तो he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded by in writing but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons। मतलब टोटल 60 days और दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा उन्हीं 30 दिन के अंदर अंदर कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हम वाकई जस्टिफाइड रीजन है, तो कोर्ट आपको 60 days और दे सकता है। Provided that where the defendant fails to file the written statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the written statement on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but shall not be later than 120 days from the date of service of summons. And after the expiry of 120 days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record। Again, mandate है ये, फिर कोर्ट के ऊपर एक लीगल मैंडेट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता रिटन स्टेटमेंट का डिले, कोर्ट नहीं अलाउ करेगा, कोर्ट के पास पावर ही नहीं अलाउ करने की, ठीक है। तो 75 डेज था, 120 डेज के वेतन था, कोर्ट के पास पावर थी अलाउ करने की, तो कर दिया। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल द डिफेंडेंट टू प्रेजेंट डिफेंस टू प्लेंटिव्स केस व्हिच रिक्वायर्स एक्चुअल रिसीट ऑफ प्लेंट कॉपी। है ये है ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 रूल 1 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 8 अपने आप में प्लीडिंग्स के उसमें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन किन किन सिचुएशन में अलाउ किया जा सकता है? अगर डिफेंडेंट का कोई एक्चुअल फॉल्ट नहीं है और फॉल्ट एक्चुअली मतलब ये भी एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है कि अगर लॉयर से जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल काउंसिल है, अगर उसके पार्ट पे कोई डिफॉल्ट हो जाता है रिटन स्टेटमेंट को सबमिट करने में, तो भी कोर्ट कॉन्डोनेशन अलाउ कर देता है। कोर्ट कंडोन्स द डिले एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स। दैट इज व्हाट दिस केस इज अबाउट, ठीक है। तो इसे नोट जरूर करें। कंडोनेशन ऑफ डिले में ऑर्डर 8 रूल 1 में इसको सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई सिंसियरली होप कि आपको ये दोनों केसेस अच्छे से समझ आ गए और किस तरह से आपको साइट करने हैं ये भी समझ आ गया। और कोई परेशानी है तो कमेंट में लिख के बताइए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। ख्याल रखें सब अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।